सुबह के 6 बज रहे हैं। गैस एजेंसी के लोहे के गेट के बाहर 200 लोगों की भीड़ एक दूसरे को धकेल रही है। कंक्रीट की सड़क पर पैरों की रगड़ और लोगों की चिल्लाहट से शोर का एक बवंडर बन गया है। अचानक खंभे पर लगे लाउडस्पीकर से एक कर्कश आवाज गूंजती है। घोषणा होती है कि आज का स्टॉक खत्म हो चुका है। यह सुनते ही भीड़ का धैर्य टूट जाता है। लोग गेट की ओर दौड़ते हैं। धक्का मुक्की इतनी तेज है कि कतार पूरी तरह बिखर गई है। कोई अपनी जगह बचाने के लिए हाथ पैर चला रहा है तो कोई पीछे से धकेल रहा है। रवि इस भीड़ के बीच में फंसा है। वह अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे से आने वाले धक्कों के कारण उसका संतुलन बार बार बिगड़ रहा है। चारों तरफ से आती गालियों और शिकायतें करने वालों के शोर में एजेंसी के कर्मचारी शटर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। रवि का हाथ हवा में उठकर नीचे गिरता है। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसके सामने केवल बंद होता हुआ लोहे का शटर है। सूरज अब सिर पर आ चुका है। कतार की लंबाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। रवि की सांसें भारी हो गई हैं। उसके माथे से पसीना रिसकर आंखों में जा रहा है, जिससे उसे बार बार अपनी हथेली से चेहरा पोंछना पड़ रहा है। कंक्रीट की तपती जमीन से उठती भाप उसके पैरों को झुलसा रही है। वह अपनी जगह बनाए रखने के लिए एक पैर पर वजन डालता है, फिर दूसरे पर। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने अचानक अपना स्थान छोड़ दिया है, लेकिन पीछे से आए एक धक्के ने रवि को फिर से 2 कदम पीछे धकेल दिया है। वह अपना टोकन कसकर मुट्ठी में दबाए हुए है। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई हैं। आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं। रवि की नजरें लगातार उस छोटे से खिड़की नुमा काउंटर पर टिकी हैं, जहां से टोकन लिए जाते हैं, लेकिन वहां खड़ा कर्मचारी बार बार अपना सिर हिलाकर मना कर रहा है। रवि के होंठ सूख चुके हैं। वह एक बार फिर अपनी गर्दन उठाकर धूप की ओर देखता है, फिर नीचे झुका लेता है। उसके कंधे झुक गए हैं। वह समझ चुका है कि आज भी उसे खाली हाथ ही लौटना होगा। वह कतार से बाहर निकलता है, अपने पैरों को घसीटते हुए मुख्य सड़क की ओर मुंह जाता है। रवि घर की देहरी लांघता है। उसके जूते धूल से सने हैं और चलने की आवाज फर्श पर गूंज रही है। घर के भीतर सन्नाटा है। सीमा और राजू सोफे पर बैठे टीवी की ओर देख रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन पर नहीं बल्कि सामने रखी मेज पर है। रवि के प्रवेश करते ही सीमा उठती है। वह रसोई की ओर उंगली उठाती है। वहां चूल्हा बुझा हुआ है। लोहे के बर्नर पर राख की एक पतली परत जमी है। सीमा की आंखों में सवाल है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। रवि के कंधे ढीले पड़ गए हैं। वह अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी उंगलियां उस टोकन को छूती हैं जो अब किसी काम का नहीं है। वह टोकन निकालता है और उसे मेज पर जोर से पटक देता है। टोकन की धातु की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। मेज पर वह टोकन एक छोटे सिक्के की तरह लुढ़कता है और किनारे पर जाकर रुक जाता है। राजू अपनी जगह से हिलता है, लेकिन फिर से स्थिर हो जाता है। रवि दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। घर में अब कोई हलचल नहीं है। तभी दरवाजे पर एक धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तक होती है। रवि अपनी जगह से उठकर दरवाजा खोलता है। सामने मधु खड़ी है। वह अपने हाथों को आपस में रगड़ रही है। मधु की नजरें रवि के कंधे के ऊपर से रसोई के खाली चूल्हे पर पड़ती हैं। वह धीरे से कहती है, बहन, खाना आधा बना है, क्या थोड़ी गैस मिल सकती है? रवि का चेहरा सख्त हो जाता है। वह दरवाजे के पल्ले को अपनी ओर खींचता है, जिससे रास्ता आधा बंद हो जाता है। वह अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहता है, खुद के लिए नहीं है, तुम्हें क्या दूं? वह मधु की बात पूरी होने का इंतजार नहीं करता और दरवाजे को जोर से धकेलने लगता है। मधु का चेहरा स्थिर है। वह पीछे मुड़ती है और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए धीमी आवाज में कहती है, ठीक है, वक्त आने पर सब समझ में आ जाएगा। रवि दरवाजे की कुंडी चढ़ा देता है। वह कुंडी की धातु को अपनी हथेली में महसूस करता है। बाहर से मधु के पैरों की आहट धीरे धीरे दूर हो रही है। रवि वापस मेज की ओर आता है।
लेकिन अब उसके मन में उस चेतावनी की गूंज है। वह अपनी मुट्ठी को दीवार पर टिका देता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रवि घर से बाहर निकलता है। आसमान साफ है और हवा में गर्मी का असर बढ़ रहा है। वह शहर की मुख्य सड़क पर कदम रखता है, जहां धूल के गुबार उड़ रहे हैं। रवि का लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन रास्ता कांटों भरा है। वह एक गैस एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक दौड़ता है। दोपहर तक सूरज सिर पर आ जाता है। उसकी त्वचा पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। हर एजेंसी के बाहर वही कतार है, वही निराशा और वही शोर। रवि कतार में धक्का खाता है। अपनी जगह बनाए रखने के लिए पैरों को जमीन में गाड़ देता है। मैनेजर के केबिन के बाहर हंगामा है, लेकिन जवाब हर बार वही मिलता है, स्टॉक खत्म है। रवि की आंखों में थकान है, पर पैर रुक नहीं रहे। वह एक गली से दूसरी गली भटकता है, हर बंद दरवाजे को खटखटाता है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसकी परछाई लंबी होती जा रही है। 3 दिन बीत चुके हैं। उसके जूते घिस गए हैं, उसकी आवाज बैठ गई है, लेकिन उसकी आंखों में वह जिद्द अभी भी कायम है। वह फिर से भी के बीच घुसता है, जहां शोर और हताशा का एक अंतहीन चक्र चल रहा है। रवि गोदाम के लोहे के भारी गेट को धक्का देता है। अंदर का वातावरण ठंडा है, लेकिन बाहर की गर्मी से उसका शरीर तप रहा है। मैनेजर अपनी मेज पर बैठा फाइलों में उलझा है। रवि उसके पास पहुंचता है और मेज पर अपनी हथेलियां पटक देता है। मैनेजर उसे अनसुना कर देता है। रवि के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वह झटके से आगे बढ़ता है और मैनेजर के पैरों के पास झुक जाता है। वह मैनेजर के पैरों को मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां मैनेजर के जूतों पर कस गई हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, साहब, 3 दिन से भटक रहा हूं। घर में चूल्हा नहीं जला है, बस एक सिलेंडर दे दीजिए। मैनेजर अपनी कुर्सी पीछे खींचता है, जिससे रवि का सिर फर्श से टकराता है। रवि अपनी पकड़ ढीली नहीं करता। वह मैनेजर की आंखों में देखता है, जहां कोई दया नहीं, सिर्फ एक ठंडी व्यावसायिकता है। रवि का चेहरा धूल और पसीने से सना है। वह जमीन पर घुटनों के बल घिसटते हुए मैनेजर के पैरों को नहीं छोड़ता। यह एक आम आदमी का आखिरी दाम है, जहां उसने अपनी गरिमा को अपनी जरूरत के आगे गिरवी रख दिया है। मैनेजर उसे लात मारकर दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन रवि फिर से उठकर उसके पैरों को जकड़ लेता है। एलियो, रवि की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक हताश जिद है। मैनेजर एक भारी फाइल मेज पर पटकता है और एक रसीद पर दस्तखत करता है। वह रवि की ओर एक टोकन उछालता है। रवि उसे हवा में लपक लेता है। गोदाम के पीछे के हिस्से से एक कर्मचारी आता है और एक सिलेंडर रवि के सामने रख देता है। धातु की सतह ठंडी और खुरदरी है। रवि उसे अपने कंधे पर टिकाता है। सिलेंडर का वजन उसके शरीर को एक तरफ झुका देता है, लेकिन वह अपने पैरों को मजबूती से जमा लेता है। वह गोदाम से बाहर निकलता है। पक्की सड़क पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही है। वह बिना रुके, बिना पीछे मुड़े घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में धूल उड़ रही है, लेकिन रवि का ध्यान केवल अपने कंधे पर लदे सिलेंडर पीआर हाई। वह गलियों से गुजरता है। पसीना उसकी आंखों में जा रहा है, लेकिन वह हाथ नहीं हटाता। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह सिलेंडर को जमीन पर रखता है। धातु के फर्श से टकराने की गूंज पूरे घर में फैल जाती है। सीमा रसोई से बाहर निकलती है। वह सिलेंडर को देखती है, फिर रवि की ओर। उसके चेहरे की कठोर रेखाएं अचानक नरम हो जाती हैं। वह एक गहरी सांस लेती है। उसके कंधों का तनाव कम हो जाता है। रवि के चेहरे पर भी एक थकी हुई मुस्कान तैर जाती है। रात का सन्नाटा मोहल्ले में पसर चुका है। रसोई के कोने में सिलेंडर अपनी जगह पर स्थिर है। धातु की सतह पर रसोई की मंद रोशनी पड़ रही है। रवि और सीमा ने चूल्हा जलाया। आग की नीली लपटें बर्तन के नीचे नाच रही हैं। सीमा दाल चलाती है। चम्मच के टकराने की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आती है। रवि मेज पर बैठकर अपने हाथों की रगड़ मिटा रहा है। उसकी उंगलियों के पोर अभी भी सिलेंडर के भारी वजन से सुन्न हैं।
घर के भीतर की हवा स्थिर है, जैसे कोई अदृश्य दबाव बाहर से खिड़कियों पर जोर डाल रहा हो। बाहर गली में कुत्ते के भौंकने की आवाज अचानक बंद हो जाती है, जिससे सन्नाटा और गहरा हो जाता है। रवि खिड़की की ओर देखता है, जहां पर्दे हवा के बिना भी हल्के से हिल रहे हैं। वह उठकर कुंडी चेक करता है। धातु की चटकनी अपनी जगह पर मजबूती से बंद है। सीमा चूल्हा बुझाती है। गैस की हल्की गंध हवा में तैरती है। वे दोनों बिस्तर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रवि की नजरें एक बार फिर रसोई के उस कोने पर टिक जाती हैं। सिलेंडर वहां है, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा भारीपन है। यह शांति किसी आने वाले तूफान की आहट जैसी है। घर की छत पर टिन की चादरें रात की ठंडक में चटकती हैं। रवि अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसके कान बाहर की हर छोटी हलचल को पकड़ने के लिए सतर्क हैं। यह राहत की नींद नहीं, बल्कि एक गहरी और बेचैन करने वाली खामोशी है। सूरज की पहली किरण खिड़की की दरारों से छनकर फर्श पर गिरती है। रवि अपनी आंखें खोलता है। उसके शरीर में अभी भी कल की थकान बाकी है। वह बिस्तर से उठता है। फर्श पर उसके नंगे पैरों की आहट सन्नाटे को तोड़ती है। वह रसोई की ओर बढ़ता है। उसके कदम धीमे हैं। रसोई का दरवाजा अभी भी उसी तरह बंद है, जैसे उसने कल रात किया था। वह दरवाजे की कुंडी घुमाता है। धातु के घर्षण की आवाज तीखी है। दरवाजा खुलता है। रवि अंदर कदम रखता है। उसकी नजरें सीधे उस कोने पर जाती हैं जहां कल रात सिलेंडर रखा था। कोना खाली है। वह अपनी आंखें मलकर दोबारा देखता है। वहां सिर्फ धूल की एक परत है और फर्श पर सिलेंडर के घिसने का कोई निशान नहीं है। रवि का हाथ हवा में कांपता है। वह रसोई के चारों ओर देखता है। खिड़की की चटकनी अभी भी अंदर से बंद है। उस पर कोई खरोंच नहीं है। दीवारें अपनी जगह पर अडिग हैं। कहीं कोई छेद या दरार नहीं है। वह रसोई के फर्श पर झुककर देखता है। वहां कोई पदचिह्न नहीं है। सिलेंडर गायब है, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। रवि का सांस लेना तेज हो जाता है। वह रसोई के दरवाजे को फिर से जांचता है। कुंडी अभी भी मजबूती से लगी है। सीमा रसोई के दरवाजे पर आकर रुकती है। वह रवि के चेहरे पर जमी स्तब्धता को देखती है। फिर उसकी नजरें खाली कोने पर टिक जाती हैं। उसका गला सूख जाता है। वह एक कदम आगे बढ़ती है। फर्श पर उंगलियां फेरती है। जहां कल तक भारी सिलेंडर रखा था, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ ठंडी जमीन है। सीमा का हाथ कांपते हुए अपने मुंह पर जाता है। वह चिल्लाती है, यह जादू है क्या? यह कैसे हो सकता है? उसकी आवाज रसोई की दीवारों से टकराकर वापस आती है। रवि कोई जवाब नहीं देता। वह खिड़की की ओर लपकता है। वह लोहे की जाली को जोर से हिलाता है, लेकिन वह अपनी जगह पर मजबूती से जड़ी है। खिड़की पर खरोंच का एक भी निशान नहीं है, न ही कोई धूल हटी है। सीमा पीछे हटती है। उसकी पीठ दीवार से जा टकराती है। वह रवि की ओर देखती है। उसकी आंखों में अविश्वास तैर रहा है। घर के अंदर का सन्नाटा अब भारी लगने लगा है। दोनों कमरे के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ बंद दरवाजे और खिड़कियां हैं। फिर भी सिलेंडर गायब है। रवि दरवाजे की कुंडी को फिर से जांचता है। वह अंदर से बंद है। कोई भी बाहर से नहीं आ सकता था। डर अब घर की हवा में घुल चुका है। रवि घर की दहलीज लांघकर बाहर निकलता है। गली में सन्नाटा नहीं, बल्कि अजीब सी हलचल है। शर्मा जी अपने घर के बाहर खड़े हैं। उनके हाथ खाली हैं और चेहरा पीला पड़ गया है। वे रवि को देखते ही चिल्लाते हैं, रवि, मेरे घर से भी सिलेंडर गायब है। रवि तेजी से उनके पास पहुंचता है। गली के दूसरी ओर वर्मा जी भी बाहर निकल आए हैं। वे अपने दरवाजे की कुंडी को जोर जोर से झटक रहे हैं। उनकी आवाज में घबराहट साफ है। वे कहते हैं, रात भर हम अंदर थे, फिर भी सिलेंडर चोरी हो गया। यह कैसे मुमकिन है? गली में अब और भी लोग जमा हो रहे हैं। हर किसी के हाथ में खाली टोकन है और आंखों में वही सवाल है जो रवि के मन में था। मोहल्ले की संकरी गलियों में अब शोर बढ़ने लगा है। लोग एक दूसरे के घरों की ओर भाग रहे हैं। कोई अपने दरवाजे की कुंडी चेक कर रहा है।
तो कोई खिड़की के पास जाकर चिल्ला रहा है। अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। कोई कह रहा है कि यह चोरों का काम है, तो कोई इसे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहा है। रवि भीड़ के बीच खड़ा है। उसके चारों ओर लोग बदहवास होकर दौड़ रहे हैं। हर घर से एक ही खबर आ रही है, सिलेंडर गायब है। गली में अब लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कोई अपनी चौखट पर बैठकर रो रहा है, तो कोई गलियों में पागलों की तरह दौड़ रहा है। रवि देखता है कि हर घर के सामने वही दृश्य है। लोग अपने घरों के ताले तोड़कर अंदर जा रहे हैं और बाहर आकर सिर पकड़कर बैठ रहे हैं। हर घर की एक ही कहानी है, रसोई खाली है। शर्मा जी की पत्नी अपने हाथ में खाली चूल्हा लिए सड़क पर आ गई है। वे चिल्लाती हैं, सब कुछ साफ हो गया है, एक भी सिलेंडर नहीं बचा। रवि भीड़ के बीच से रास्ता बनाता है। वह देखता है कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। हर कोई अपनी घबराहट को दूसरों पर उतार रहा है। यह सिर्फ एक चोरी नहीं है। रवि के दिमाग में एक बात कौंधती है, इतनी सफाई से इतने सारे घरों के ताले कैसे खुल गए? किसी दरवाजे पर खरोंच तक नहीं है। लोग बदहवास होकर गलियों में भाग रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। यह एक सुनियोजित हमला लगता है। रवि की मुट्ठी भिंच जाती है। उसे महसूस होता है कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। भीड़ के बीच अचानक एक खामोशी छाती है। फिर फुसफुसाहट का शोर शुरू होता है। शर्मा जी भीड़ के बीच से आगे आते हैं। उनकी उंगली मधु के घर की ओर उठती है। वे चिल्लाकर कहते हैं, कल रात वही तो आई थी। लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। रवि के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि कल मधु उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने गैस मांगी थी। रवि की सांसें तेज हो जाती हैं। भीड़ में से कोई और कहता है, हाँ, वह हर घर के बाहर घूम रही थी। वह गैस मांग रही थी। शायद उसी ने रेकी की थी। अब शक की सुई एक निश्चित दिशा पकड़ चुकी है। लोग मधु के घर की ओर मुड़ने लगते हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो कोई पत्थर उठा रहा है। रवि के मन में भी वही ख्याल घर कर जाता है। वह सोचता है, क्या वह गैस मांगना सिर्फ एक बहाना था? भीड़ अब मधु के घर की ओर बढ़ने लगी है। कदमों की आहट तेज हो गई है और लोगों की आंखों में अब डर की जगह गुस्सा है। भीड़ अब मधु के घर के सामने जमा हो गई है। रवि सबसे आगे खड़ा है। उसकी सांसें भारी हैं। वह मधु के बंद दरवाजे को घूर रहा है। उसके पीछे खड़े लोग एक दूसरे को उकसा रहे हैं। शर्मा जी चिल्लाते हैं, यही है वो, इसी ने सबकी गैस उड़ाई है। रवि मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ता है और दरवाजे पर जोर से लात मारता है। धमक की आवाज पूरी गली में गूंजती है। लोग अब मधु के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वे उसे अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मान चुके हैं। रवि के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा। उसे लगता है कि मधु का गैस मांगना सिर्फ एक नाटक था। वह चिल्लाता है, बाहर निकल मधु, तूने हमारे घरों को खाली किया है। भीड़ में से पत्थर चलने की आवाजें आती हैं। लोग मधु के घर की खिड़कियों पर मुक्के मार रहे हैं। रवि का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। वह अपनी सारी हताशा और खाली चूल्हों का गुस्सा मधु पर उतारने के लिए तैयार है। रवि फिर से दरवाजे पर प्रहार करता है। भीड़ अब मधु के घर को पूरी तरह घेर चुकी है। रवि के पीछे खड़े लोग एक दूसरे को धकेल रहे हैं, जिससे घेरा और तंग होता जा रहा है। हवा में धूल उड़ रही है और लोगों के भारी जूतों की आवाजें जमीन पर गूंज रही हैं। रवि ने एक बार फिर दरवाजे पर जोर से धक्का दिया, जिससे लकड़ी के पल्ले अपनी कब्जों से हिलने लगे। गली का तापमान बढ़ गया है। लोग अब केवल चिल्ला नहीं रहे, बल्कि वे जमीन पर झुककर पत्थर तलाश रहे हैं। शर्मा जी ने अपना हाथ उठाया और एक भारी पत्थर उठाकर अपने कंधे के पीछे ले गए। भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई है, जो किसी भी पल फटने के लिए तैयार है। हर कोई मधु के घर की दीवारों को ऐसे देख रहा है जैसे वे किसी दुश्मन का किला हो। रवि की सांसें अब एक लय में नहीं है। वह हाँफ रहा है और उसकी नजरें मधु के दरवाजे के हर इंच को नाप रही हैं। सड़क पर बिखरे कंकड़ और पत्थर
अब लोगों के हाथों में आ चुके हैं। कोई भी पीछे नहीं हट रहा। स्थिति अब ऐसी हो गई है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मोहल्ले को हिंसा में झोंक सकती है। लोग एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। उनकी नजरें मधु के घर की खिड़कियों पर टिकी हैं। हिंसा की गंध अब स्पष्ट महसूस की जा सकती है। भीड़ का हर सदस्य अब एक ही मकसद के साथ खड़ा है और वह मकसद है मधु के घर के अंदर घुसना। रवि ने अपना हाथ हवा में उठाया। हवा में तनाव इतना गहरा है कि सांस लेना भी दूभर लग रहा है। रवि की उंगलियां पत्थर की खुरदरी सतह को कसकर पकड़े हुए हैं। भीड़ का शोर एक पल के लिए पूरी तरह थम गया है, जैसे सब किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। अचानक शर्मा जी के हाथ से वह पहला पत्थर हवा को चीरता हुआ निकलता है। वह सीधा मधु के घर की खिड़की के कांच से टकराता है। एक तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ कांच के टुकड़े अंदर बिखर जाते हैं। यह आवाज जैसे एक बांध को तोड़ने का संकेत है। भीड़ का संयम एक झटके में चकनाचूर हो गया है। लोग अब एक साथ चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने दूसरा पत्थर फेंका जो दीवार से टकराकर धूल उड़ाता है। रवि ने भी अपना पत्थर पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दे मारा। अब कोई पीछे नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं है। गलियों में गूंजती चीखें और पत्थरों के टकराने की आवाजें एक खौफनाक संगीत बना रही हैं। लोग अब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मधु के घर की ओर बढ़ रहे हैं। खिड़की का फ्रेम अब पूरी तरह टूट चुका है और अंदर से अंधेरा झांक रहा है। रवि सबसे आगे है। उसके चेहरे पर अब सिर्फ नफरत का भाव है। रवि की आंखों में अब सिर्फ लालिमा है। वह भीड़ के बीच से एक जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ता है। उसके माथे की नसें उभरी हुई हैं और सांसें तेज और भारी हैं। वह मधु के घर के मुख्य दरवाजे के सामने आकर रुकता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन पकड़ मजबूत है। वह अपने पूरे शरीर का भार दरवाजे पर डालता है। लकड़ी के पल्ले चरमराते हैं। रवि एक बार फिर पीछे हटता है और पूरी ताकत से अपने कंधे से दरवाजे पर प्रहार करता है। धमक इतनी तेज है कि आसपास की धूल उड़ने लगती है। उसके पीछे खड़ी भीड़ अब और भी अधिक उत्तेजित है। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जिससे रवि का संतुलन बार बार बिगड़ रहा है। वह दरवाजे के हैंडल को पकड़कर उसे मरोड़ने की कोशिश करता है। धातु के घिसने की आवाज सुनाई देती है। रवि के चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं जो उसकी आंखों में जा रही हैं। वह फिर से पीछे हटता है, अपने पैरों को जमीन में जमाता है। वह एक बार फिर पूरे वेग से दरवाजे से टकराता है। लकड़ी के कब्जों से चटकने की आवाज आती है। रवि एक बार फिर पीछे हटता है। उसके पैर जमीन पर रगड़ खाते हैं। वह अपनी पूरी ताकत को अपने दाहिने कंधे में केंद्रित करता है और एक झटके के साथ दरवाजे से टकराता है। लकड़ी के फट्टे चीखते हुए चटकते हैं। कब्जों के उखड़ने की एक तीखी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है। एक जोरदार धड़ाके के साथ दरवाजा अंदर की ओर गिरता है। रवि का संतुलन बिगड़ता है। वह लड़खड़ाते हुए अंदर के अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है। उसके पीछे की भीड़ एक साथ अंदर की ओर धकेलती है, जैसे कोई टूटा हुआ बांध अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। धूल के गुबार में रवि की नजरें मधु को ढूंढती हैं। वह कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठी है। बाहर की गलियों में सैकड़ों लोगों का शोर, पत्थर फेंकने की आवाजें और गालियों का कोलाहल अभी भी जारी है। लेकिन इस कमरे के भीतर का सन्नाटा बिल्कुल अलग है। मधु अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। वह बस शांत भाव से रवि की ओर देख रही है। बाहर की हिंसा और अंदर की यह स्थिरता एक भयानक विरोधाभास पैदा कर रही है। रवि का हाथ हवा में उठा हुआ है। वह चिल्लाने को है, लेकिन मधु की इस शांत मुद्रा ने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया है। भीड़ के पैर फर्श पर जोर जोर से पड़ रहे हैं। धूल उड़ रही है, लेकिन मधु की नजरें स्थिर हैं। स्पष्ट आवाज में कहा, जो दिख रहा है वह सच नहीं है। यह वाक्य कमरे की हवा में तैरने लगता है।
रवि के चेहरे की मांसपेशियां तन गई हैं। वह उसे और जोर से दीवार पर पटकने के लिए तैयार था, लेकिन मधु की इस बात ने उसके हाथ रोक दिए। रवि की सांसें अभी भी भारी हैं। उसके माथे से पसीने की एक बूंद गिरकर फर्श पर गिरती है। वह मधु की आंखों में झांकता है। वहां उसे कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति दिखती है। मधु का स्थिर चेहरा रवि के गुस्से के सामने एक ढाल की तरह खड़ा है। वह अपनी बात दोहराती नहीं, बस शांत भाव से रवि को देख रही है। रवि का दिमाग तेजी से काम कर रहा है। वह उन सभी घटनाओं को याद करता है जो पिछले कुछ घंटों में घटी हैं। मधु का यह आत्मविश्वास उसके पिछले दावों को कमजोर कर रहा है। रवि की पकड़ अब पूरी तरह से ढीली पड़ चुकी है। वह धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींचता है। कमरे के बाहर भीड़ का शोर अभी भी जारी है, लेकिन रवि के कानों में मधु की वही बात गूंज रही है। वह एक कदम पीछे हटता है। उसकी नजरें मधु के चेहरे से हटकर कमरे के खाली कोनों को खोज रही हैं, जैसे वह पहली बार किसी छिपे हुए सच को देखने की कोशिश कर रहा हो। रवि के हाथ अब पूरी तरह से नीचे गिर चुके हैं। वह मधु की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर उलझन और पछतावे की लकीरें उभर आई हैं। मधु अभी भी उसी कुर्सी पर बैठी है। उसकी पीठ सीधी है और नजरें खिड़की के बाहर की ओर हैं। अचानक सन्नाटा टूटता है। बाहर की गली से एक तीखी चीख सुनाई देती है। रवि का ध्यान तुरंत खिड़की की तरफ मुड़ता है। वह तेजी से कमरे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता है। गली में शोर बढ़ गया है। कोई चिल्ला रहा है कि एक और घर से सिलेंडर चोरी हो गया है। रवि दरवाजे की चौखट पर रुक जाता है। उसके कंधे झटके से नीचे गिरते हैं। वह पीछे मुड़कर मधु को देखता है। मधु के चेहरे पर अब भी वही शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ है। रवि को अब यह स्पष्ट हो गया है कि मधु अपराधी नहीं हो सकती। अगर चोरी अभी भी हो रही है, तो मधु का यहां बंद होना उसे इस अपराध से पूरी तरह मुक्त करता है। रवि के चेहरे का तनाव गायब हो जाता है। उसकी जगह एक गहरी स्तब्धता ले लेती है। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर की हलचल को सुनता है। मधु अपनी जगह से उठती है। वह रवि के पास आती है और एक कदम आगे बढ़कर दरवाजे को पूरी तरह खोल देती है। रवि की नजरें मधु की ओर हैं। मधु अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकालती है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलती हैं। वह फोन को रवि के सामने उठाती है। रवि की नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वीडियो में रात का सन्नाटा है। धुंधली रोशनी में एक व्यक्ति घर के ताले के पास खड़ा है। वह हाथ में एक मास्टर की लिए हुए है। ताला खटखटाने की आवाज फोन के स्पीकर से हल्की हल्की आ रही है। रवि की सांसें तेज हो जाती हैं। जैसे ही वह व्यक्ति मुड़ता है, स्क्रीन पर उसका चेहरा साफ हो जाता है। वह गैस एजेंसी का मैनेजर है। रवि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह फोन को और करीब से देखने के लिए झुकता है। फुटेज में मैनेजर बड़ी सावधानी से सिलेंडर को घर से बाहर निकाल रहा है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक ठंडी गणना है। रवि का हाथ अनजाने में अपने सिर पर जाता है। वह फुटेज को बार बार देखता है। मैनेजर का चेहरा, उसकी हरकतें, सब कुछ स्पष्ट है। रवि का गुस्सा अब एक नई दिशा में मुड़ रहा है। वह मधु की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर अविश्वास और क्रोध का मिश्रण है। रवि का गला सूख रहा है। वह समझ गया है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। मधु फोन को हवा में उठाती है ताकि पास खड़े लोग भी स्क्रीन देख सकें। उसकी आवाज अब स्थिर और तेज है। वह बताती है कि कैसे गैस एजेंसी के लोग जानबूझकर बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर रहे थे। उन्होंने पहले स्टॉक खत्म होने का नाटक किया और फिर रात के अंधेरे में उन्हीं घरों से सिलेंडर चोरी किए जिन्हें वे पहले से जानते थे। रवि की मुट्ठियां कस जाती हैं। वह भीड़ की ओर मुड़ता है। मोहल्ले के लोग अब स्तब्ध हैं। शर्मा जी और वर्मा जी, जो अभी तक मधु पर शक कर रहे थे, अब गुस्से में कांप रहे हैं। फुटेज में मैनेजर की साफ पहचान ने सब कुछ बदल दिया है। भीड़ का रुख अब मधु के घर से हटकर गैस एजेंसी की ओर मुड़ जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं। रवि सबसे आगे आता है।
वह भीड़ को शांत करने के बजाय उन्हें और उकसाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। मधु पीछे खड़ी होकर उन्हें देख रही है। वह जानती है कि अब सच छिप नहीं सकता। रवि के कदम तेज हैं। वह अब रुकने वाला नहीं है। गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर भीड़ का शोर अचानक थम जाता है। सायरन की आवाज दूर से करीब आती है। 2 पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई मुख्य द्वार पर आकर रुकती हैं। वर्दीधारी पुलिसकर्मी तेजी से बाहर निकलते हैं। मैनेजर, जो अभी भी एक और सिलेंडर को ट्रक में लादने की कोशिश कर रहा था, ठिठक जाता है। उसके हाथ में मौजूद मास्टर की फर्श पर गिरकर खनकती है। पुलिस अधिकारी सीधे मैनेजर की ओर बढ़ते हैं। मैनेजर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रवि और मोहल्ले के लोग उसे घेर लेते हैं। पुलिसकर्मी उसे धक्का देकर गाड़ी की ओर ले जाते हैं। गोदाम के अंदर ढेर सारे चोरी किए गए सिलेंडर एक कतार में रखे हुए हैं। रवि एक लंबी सांस लेता है। उसके कंधे से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया है। वह मैनेजर को हथकड़ी पहने हुए गाड़ी में बैठते देखता है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। आंखों में एक अजीब सी चमक है। हवा में अब राहत का एहसास है। पुलिस की गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद होता है। मैनेजर अब लोहे की सलाखों के पीछे है। मोहल्ले के लोग जो अभी तक शांत खड़े थे, अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे इलाके को गुंजा देते हैं। शर्मा जी अपनी टोपी उतारकर हवा में लहराते हैं। वर्मा जी की आंखों में चमक है। वे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं। यह शोर सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ जीत का है जिसने उन्हें हफ्तों तक परेशान किया था। रवि आगे आता है और पुलिस की गाड़ी के पास जाकर रुकता है। वह मैनेजर की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर अब कोई धौंस नहीं, सिर्फ हार की लकीरें हैं। भ्रष्टाचार का वह जाल जिसने उनके घरों से चूल्हे की आग छीन ली थी, अब पूरी तरह टूट चुका है। बच्चे भी भीड़ में शामिल हो गए हैं। वे भी तालियां बजा रहे हैं। हवा में अब धूल नहीं, बल्कि राहत की सांसें हैं। कोई भी अब गैस के लिए कतार में खड़े होने से नहीं डर रहा। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लोग उसे जाते हुए देखते हैं। मोहल्ले की गलियों में अब एक नई ऊर्जा है। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी है। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन रवि वहीं खड़ा रहता है। उसके कदम भारी हैं। वह अपनी नजरें सामने की ओर टिकाए हुए है, जहां मधु शांति से खड़ी है। रवि के हाथ उसके बगल में ढीले लटके हैं। वह एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। उसके माथे पर लकीरें उभर आई हैं। वह अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ता है, जैसे कोई पुरानी बात उसे कचोट रही हो। वह मधु की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब वह गुस्सा नहीं है जो कुछ घंटे पहले था। उस गुस्से की जगह अब एक गहरा सन्नाटा और पछतावा है। रवि का सिर धीरे धीरे झुकता है। वह मधु के करीब पहुंचता है। उसके कंधे थोड़े झुके हुए हैं, जैसे वह अपनी पिछली गलतियों का बोझ ढो रहा हो। वह मधु के सामने आकर रुक जाता है। मधु शांत भाव से खड़ी है। उसकी नजरें रवि के चेहरे पर हैं। रवि अपना हाथ उठाता है, फिर उसे वापस नीचे गिरा देता है। वह अपनी नजरें मधु की आंखों में नहीं मिला पा रहा है। वह धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो मधु, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पर इल्जाम लगाए। मधु की आंखों में कोई शिकायत नहीं है। वह रवि की ओर देखती है। उसके चेहरे की मांसपेशियां ढीली हैं। वह कोई सफाई नहीं देती, न ही कोई कड़वा शब्द बोलती है। वह बस एक गहरी सांस लेती है और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। यह मुस्कान किसी जीत का अहंकार नहीं है, बल्कि एक शांति है जो सब कुछ समझ लेने से आती है। रवि उसे देखता है। उसकी आंखों में हैरानी है। वह अपनी महानता से रवि के अहंकार को पूरी तरह मिटा देती है। रवि का शरीर अब तनावमुक्त है। वह समझ जाता है कि किसी की नीयत पर शक करना कितनी बड़ी भूल थी। मधु की यह मुस्कान मोहल्ले की उस कड़वाहट को धो देती है जो पिछले 3 दिनों से जमा थी। वह बिना कुछ कहे ही रवि के मन का सारा बोझ हल्का कर देती है। मधु रवि की ओर एक अंतिम बार देखती है,
फिर धीरे से मुड़ जाती है। वह अपने घर की दहलीज पार करती है और रसोई की ओर बढ़ जाती है।